गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। थोड़ी देर आने देते हैं मुकेश, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस सर। 5-6 मिनट वेट कर लेते हैं। आइए सर, आइए आइए। यस सर, कहीं भी ले लीजिए, पूरा क्लास आप ही का है। बाइक तो है। न्यूटन का समझ में आ गया था, ये का टेलर्स का, सॉरी न्यूटन बोल रहा हूँ। यस सर, उसका बायोग्राफी। सर ये हो गया था क्या, लेवल ऑफ मैनेजमेंट? लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसमें था वो? लेवल ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले था सर। हो गया है, हाँ। हो गया ना? उधर का एक एक टॉपिक हो गया, सब एक एक टॉपिक ही करके लेके आ रहे हैं। बहुत स्लो चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक दिन में एक टॉपिक ही कर रहे हैं, ठीक है मुकेश? शायद तुम लोग जिस दिन नहीं था उस दिन का है, तो उस दिन का हो सकता है ये में हो, क्या बोलते हैं, यूट्यूब में, तो देख लेना। एक दिन में बस एक एक टॉपिक करके आगे चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट है क्लास, इससे पहले हम भी लिए नहीं है, इसलिए थोड़ा समझ के हमको भी देखना पड़ रहा है, इसलिए आराम से चल रहा है। तुम लोग को भी समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, इसलिए आप बोलोगे फास्ट भगाने के लिए तो फास्ट भी कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा टॉपिक नहीं है और हम लोग का इसके बाद और 3 टॉपिक है ना? ठीक है सर, ऐसे चलने दीजिए, हो जाएगा कंप्यूटर आराम से। हाँ हाँ। और 3 चैप्टर बचा हुआ। लेकिन भास्ट भास्ट चैप्टर है, बड़ा बड़ा चैप्टर है। ह्यूमन रिसोर्स, हाँ इसमें नहीं है तो उसमें चले जाइए सर, सबसे लास्ट वाला एक बार चेक करके देख लीजिए, क्योंकि उसमें स्टूडेंट बस क्लास रहते हैं। लेकिन सर एग्जाम होने का मतलब चांसेस है अगस्त फर्स्ट वीक में। ठीक है, उसमें जब नज़दीक आने लगेगा ना तो थोड़ा सा कर देंगे, थोड़ा खींच देंगे। एटलीस्ट ये सब जो चीज़ें हैं मैनेजमेंट का, ये सब जो चीज़ था ना, टेलर प्रिंसिपल्स, फिर हेनरी फेवल प्रिंसिपल्स, जो अभी है 14 आज का, जो हेनरी फेवल को बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है ना? टेलर थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर। ये सब पूछेगा ही पूछेगा, समझ रहा ना? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये दोनों में से एक जरूर पूछेगा, या तो टेलर पूछेगा या तो फिर हेनरी फेवल का प्रिंसिपल्स पूछेगा। हेनरी का नहीं हुआ है। हाँ आज होगा ना, टेलर्स के बाद है हेनरी फेवल का। हेनरी फेवल का 14 प्रिंसिपल्स हैं।
हेनरी फॉयल को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है। टेलर्स किसके फादर्स थे? सर वो साइंटिफिक का हो जाएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर। अब हमको लग रहा है जितना आगे आगे, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस सर। आज है हम लोग का हेनरी फॉयल। ठीक है, इन्होंने 14 रूल्स दिए थे, 14 मैनेजमेंट्स का ये दिया था, प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, जनरली वो 14 मैनेजमेंट ही लिखने के लिए आता है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए नहीं आएगा तुम लोग को। ठीक है, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन को समझना है। ठीक है, ये थे हेनरी फॉयल, जिसको बोला जाता है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, यस सर। इसका बहुत वैसा डिस्क्राइब नहीं देखते हैं हम लोग, क्योंकि उतना डिस्क्रिप्शन नहीं पूछेगा टेलर्स का, जैसे हम लोग थोड़ा सा लंबा कर लिए थे बायोग्राफी, इसको छोटा सा ही देख लेते हैं हम लोग। हेनरी फॉयल का जन्म हुआ था 29 जुलाई 1841 में, और उनका डेथ हो गया था 19 नवंबर 1925। आज फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे वो, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, माइनिंग एग्जीक्यूटिव भी बने थे वो, ऑथर भी थे, डायरेक्टर भी बने थे माइनिंग ये का। ठीक है, फ्रांस के वो ये थे, इंजीनियर्स थे, जिन्होंने 14 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स दिया था मैनेजमेंट को। थ्रू द इयर्स Fowell begins to develop that he considered to the 14 most important principles of management. ठीक है, essentially this explained how managers should organize and interact with staff. मतलब मैनेजर किस तरह से वो अपना फंक्शंस करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, और अपने स्टाफ के साथ किस तरह से वो बिहेव आएगा, या फिर क्या क्या एप्लीकेबल होना चाहिए, क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो। हेलो, क्लास दे रहे हैं लैब 3 में ऊपर। हाँ, 1916 में उनका बुक पब्लिश हुआ था, जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्रियल जनरल में उनका। ठीक है, अब देखते हैं उनका 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या है। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। आवाज आ रहा है ना मेरा? यस सर। ना, फर्स्ट प्रिंसिपल था उनका डिवीजन ऑफ वर्क। सारे काम के लिए एक ही जैसा आदमी नहीं होना चाहिए, हर एक वर्क के लिए स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, और उस स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल्स आदमी होना चाहिए किसी भी ये के लिए, वर्क के लिए। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी से ये मशीन भी चलवा रहे हैं, वो मशीन भी चलवा रहे हैं, ये काम भी करवा रहे हैं, वो भी काम भी करवा रहे हैं, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे सकता है। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कोई भी वर्क हो रहा है या फिर कोई नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसका किसी पार्टिकुलर आदमी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, है ना। वरना अगर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा तो कोई चीज़ नुकसान हो गया तो गया, किसके पास था नहीं पता, सब अपने मुंह चढ़ाने लग जाएंगे। ठीक है, डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट होना ही चाहिए किसी भी मैनेजमेंट में।
चाहे वो कंपनी बेसिस में हो या फिर कॉलेज स्कूल्स का मैनेजमेंट हो या फिर कैसा भी हो, सेल्स मैनेजमेंट हो, किसी भी मैनेजमेंट में हम लोग का डिसिप्लिन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, सब किसी भी कमांड ये में यूनिटी होना बहुत जरूरी है, वरना क्या पता चला कि डिपार्टमेंट में 4 लेवल है, चारों लेवल में कमांड ही नहीं है ना, एक दूसरे का बात नहीं समझ रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से खेल रहे हैं। ये देखिए मूवी चक दे इंडिया, क्या सर? चक दे इंडिया मूवी यस सर। देखो ना, जब वो लोग लास्ट में गड़बड़ा जाते हैं, सब सोचते हैं कि मैं गोल मारूं, मैं गोल मारूं, इंडिविजुअली तब हो नहीं पाता है, लेकिन वही जब टीम वर्क में खेलते हैं तो क्या करते हैं, दे जाता है। वही चीज है कि आप कितनों सोच लो कि नहीं मैं इंडिविजुअली करके मैं ये चीज कर लूंगा, लेकिन वो चीज टीम के लिए फ्रूटफुल नहीं होता है। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी डिपार्टमेंट, उसमें एक यूनिटी और बॉन्डेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ यूनिटी आप रखोगे तो नहीं होगा, उसमें बॉन्डेशन लाना पड़ेगा, एक अपनापन लाना पड़ेगा तब जाके यूनिटी आएगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, ये सब का मैं आगे थोड़ा सा डिस्क्राइब करते जाऊंगा सोच रहा हूँ। तो एक बार मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ इसको पढ़ देता हूँ, फिर छोटे छोटे इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ते जाएंगे, वरना यहीं पे डिस्क्राइब कर देंगे तो फिर उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे छोटा छोटा एग्जाम्पल भी देते जाएंगे। फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेंसियर एंड पर्सनल, remunerations, orders, initiative, subordinations and individuals, interest to the general interest, equity, spirit, डी कॉर्प्स। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं आगे इसका। ये divisions of work. In practice, employees are specialized in different area and they are different skills. Different level of expertise can be distinguished within the knowledge area from the generalized to स्पेशलिस्ट। जो हम पहले तुम लोग को डिस्क्राइब किए वही चीज लिखा हुआ है कि हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग स्पेशलाइज्ड होगा, तो उसको उसी स्पेशलाइज्ड के अकॉर्डिंगली उसको वर्क देना चाहिए। ठीक है, उसके लेवल का ही वर्क देना चाहिए। पता चला कि ग्रुप डी लेवल का है, उसको हम लोग मशीन चलवा रहे हैं, तो वो नहीं कर पाएगा ना, उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, उस चीज़ का नॉलेज भी नहीं है बहुत अच्छा से। कर लेगा काम, 10 दिन रख देंगे तो कर लेगा, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो उस चीज़ के लिए वो अप्लीकेबल नहीं होगा फुल्ली। ठीक है, authority and responsibility. Authority is the power to give order and get it, obey or others word in its power to take decisions, है ना, कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो। कब देखो ऑर्डर, जब आपके ऊपर वाले अथॉरिटी वाले आपको वो अथॉरिटी दिए हुए हैं कि आप वर्कर्स से ये काम करवाइए, या फिर हमको इतना यूनिट्स काम चाहिए, आप कैसे भी आप ये करके वर्क दीजिए, आप अपना रूल रेगुलेशंस वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब तक ये आप अथॉरिटी किसी को नहीं देंगे वो काम नहीं करा सकता है ना, है ना, वरना क्या होगा, कुछ भी कराने जाएगा तो बोलेगा आपको किसने बोला ये कराने के लिए, इसमें वो वर्कर्स को नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है घाटा में चले जाए। अगर ऊपर वाले हमेशा अड़चन देते रहे तो वो क्या करेगा, अपना काम से काम चुराएगा ना, बस जो फंक्शन करने के लिए दिया गया वही काम होगा। ठीक है, अगर किसी को आप फुली अथॉरिटी या फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं, तब तक आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं अच्छे तरीके से। मैंने पता चला कि आप इधर वर्कर को ये कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं या फिर ऑर्डर ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये वर्कर आपके ऊपर वाले जो अथॉरिटी है उनके पास चले गए, उनसे कंप्लेन करने लगे कि नहीं ये ऐसे कर रहे हैं, हम लोग ऐसा शोषण कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले को पता है कि नहीं, मैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ हूँ, ये ऑर्डर दिया हुआ है कि ये इन लोग को काम करा सकता है तो एक ग्रुप में काम करा सकता है। डिसिप्लिन, obedience, respect for authority and observations of
ऑफ स्टेबलाइज रूल्स। डिसिप्लिन का क्या मतलब है, आप जहाँ पे वर्क करा रहे हैं वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली उन लोग को वर्क दे सकते हैं। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ क्लास में। हाँ हाँ। हाँ अभी तो क्लास चल ही रहा है सर मेरा। नहीं 6th में ले रहे हैं। हम्म। ओ आज 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 ट्यूसडे था ना। मेरे को लगा मंडे है करके मैं डाल दिया था, तो मैं ले रहा हूँ। 6th में ले रहे हैं। मेरे को याद ही नहीं था कि आज आज ट्यूसडे है एक्चुअली। अच्छा ठीक है। अच्छा, ठीक। हाँ ठीक। तो मेरे को आज घर से आया तो हमको याद ही नहीं था। नहीं था क्या मेरा क्लास अभी? आज नहीं है सर सर शायद आपका आपका। 12 से 1 बजे का लेक्चर था आपका। और अभी किन का 12 था? से 1 का अभी संताज सर का। हमसा सर का था। तो दिक्कत हो गया। यस सर। हमको लगा हम घर से आ रहे हैं तो मंडे को आते हैं, देख लेते हैं जैसे कुछ बोले भी नहीं, हम डाल दिए थे। हमसा सर किस में डाले हैं? हमसा सर 3rd में डाले हैं। अच्छा सर आपका 12 से 1 है। आज। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम पे सर ले लेंगे, है ना। यस सर। क्या मैसेज कर रहे हैं आप? डाल दिए इसमें क्या दिक्कत? एक सेकंड खोल कर। हाँ ठीक। ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड्स मींस गेटिंग ऑर्डर्स कमांड फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर। मतलब एक सुपरवाइजर्स को वो लोग कमांड दे देंगे कि आप इन सारे जो हैं वर्कर्स, इनको आप एक फाउंडेशन में बांध के रखिए कि आपको इसमें कैसे वर्क कराना है, कैसे इन लोग को बेनिफिट देना है,
ठीक है। जैसे होता है ना कभी कभी जैसे हम कभी वर्क करते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर कोई हमारे ऊपर के ये वर्क करने के लिए दे देते हैं। जैसे सपोज हम लोग इससे पहले जहाँ पे थे ना टूल रूम में, तो वहाँ पे हर एक बेच के बच्चे को एक एक एरिया बांट दिया जाता था। आवाज आ रहा है? यस सर। एक एक, जैसे कि हम लोग का यहाँ का कैंपस है ना, इस कैंपस को डिवाइड कर दिया जाता 5-6 जगह, और उसमें से एक एक टीचर्स को ये दे दिया जाता था कि फर्स्ट ईयर के साथ आप हैं, सेकेंड ईयर के साथ आप हैं, थर्ड ईयर के साथ आप हैं, और एक पार्टिकुलर एरिया को सिर्फ, मतलब जो स्क्वायर फीट का होता था हम लोग का, 40 स्क्वायर फीट का हो या फिर 50 स्क्वायर फीट का हो, 100 स्क्वायर फीट का हो, उस एरिया में हम लोग अपना डिसीजन लेते थे फर्स्ट ईयर के साथ। अगर फर्स्ट ईयर के साथ मेरे को मिला है तो फर्स्ट ईयर के साथ हम लोग ये डिसीजन लेते थे कि हम लोग इस एरिया में क्या करेंगे। हम लोग मेडिसिनल प्लांट लगाएंगे या तो फिर फ्लावर्स का लगाएंगे या फिर रोज का लगाएंगे। तो वो डिसीजंस मैं लेता था, वो एक एक टीचर्स लेता था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता था, उसके बाद मैं उन लोग, हमको ऊपर वाले अथॉरिटी दिए हुए थे कि आप इसमें जो भी करा सकते हैं लेकिन वो बेस्ट होना चाहिए। उसी तरह कि एक किसी को सुपीरियर रख देते थे और उसको वो कमांड दे देते थे कि आप अपने बच्चे को या फिर अपने अंडर जो है उसको आप किस तरह से यूनिट में रख सकते हैं और किस तरह से यूनिटी में रख के आप उसको वर्क करा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप उन लोग को ये दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइज दे सकते हैं कि हाँ ये काम अच्छे हुआ तो आप थोड़ा सा प्राइज दे दिए। तो वो अपने लेवल पे भी दे सकता है, वो जनरल मैनेजर्स, या फिर कभी कभी देखते हो कोई कोई स्कूल पेंटिंग्स बहुत अच्छा किया हुआ है ना, सरकारी स्कूल्स में देखते हो पेंट्स बहुत अच्छे से किए हुए हैं। वो क्या करता है ना, प्रिंसिपल्स के हाथ में बहुत कुछ रहता है, मीन्स की मेंटेनेंस के लिए जो आता है ये, तो उसमें वो सारे को वर्क कराते हैं कि बाहर में पेंट करा दिए थोड़ा बहुत, है ना। किसी किसी का इंसानियत थोड़ा सा अच्छा होता है, तो जिसको सरकार 1 लाख रुपया दे रहा है, अगर वो अपने सिर्फ ये से 10,000 निकाल के वो चीज़ कराता है ना हर महीना, तो कितना कुछ हो सकता है स्कूल के वाले। यस सर। हो सकता है ना। तो वो अपने लेवल में क्या किए, अपने बच्चों को इंटेक्ट करके रखे। तो जो मैनेजर या फिर होगा उसके उसके अंदर में अगर सपोज 100 यूनिट्स काम करने के लिए उसको दिया गया है कि आपको एक महीना में 100 यूनिट्स काम करना है, वो इतना अच्छा यूनिटी और इतना अच्छा सबके साथ बिहेवियर बना के रखा है कि उस 100 यूनिट की जगह उन लोग 160 यूनिट्स बना के दे रहे हैं खुशी खुशी, क्योंकि उनके साथ बहुत अच्छा बनता है सबका, या फिर वर्क करने की फ्रीडम है सबको, अपने तरीके से काम कर रहे हैं उस वजह से। तो वो जो 10% अपना हिस्सा से जो खर्च किए थे, उधर जो 60 एक्स्ट्रा आ गया, उसमें उस 10% की जगह उनको 30% भी एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो कभी कभी ऐसे जो प्रिंसिपल्स होते हैं जो स्कूल्स को डेकोरेट किए हैं या फिर बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलम कराए सिर्फ अपने ये से, तो उसको कभी कभी सरकार संतवाना भी देती है कि नहीं आप अपने लेवल पर रह के ये सब चीज़ किए हैं, उसके लिए आपको एक बेस्ट टीचर्स का अवार्ड दिया जाता है। उस टीचर्स के अवार्ड में आपको 10 लाख रुपया दिया जाता है, 5 लाख रुपया, इसलिए मिलता है ना इस तरह का। तो ये चीज़ भी होना चाहिए, ये उसने वेल्स ने बताए थे, ठीक है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, व्हेन द पावर टू टेक डिसीजन रेस्ट विद द टॉप मैनेजमेंट इट्स कॉल्ड द सेंट्रलाइज डिसीजन। अगर टॉप मैनेजमेंट कोई डिसीजंस लेता है, ऊपर की अथॉरिटी सीईओ है ना, सीईओ और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज डिसीजंस, ठीक है। व्हेन द पावर टू टेक डिसीजंस इज गिवन टू द persons performing the job, it's called as decentralized. Decentralized, when the power to take decisions is given the persons performing the job, it's called as decentralized. Decentralized मतलब ऊपर से जो डिसीजंस दे दिए और वो नीचे वाले लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम लोग डिसेंट्रलाइज। तो यही अक्सर होता है कोई भी कंपनी में कि जो टॉप लेवल्स के जो ये रहते हैं अथॉरिटी रहते हैं, उन्हीं लोग सारे सेंट्रलाइज डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे लेवल पे लेते हैं उन लोग फुल्ली पूरा अपने अकॉर्डिंगली कंपनी को ये कर दे, चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो नीचे वाले जो डिसीजंस लेते हैं, सपोज मैनेजर्स या फिर सुपरवाइजर्स, ये जो भी डिसीजंस लेगा ना, तो इन लोग डिसीजंस जो लेते हैं जो ऊपर वाले जो हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, उन लोग का जो
बात है या फिर उन लोग जो ऑर्डर दिए हैं उसी ऑर्डर के अनुरूप ही अपना नीचे वर्क कराते हैं। ऐसा नहीं कि उन लोग को ऊपर वाला को पूरा टोटली चेंज करके नीचे अपना कानून लगा के वर्क करा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को समझाने का और एक तरीका बता रहे हैं। अगर बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के अथॉरिटी वाले डायरेक्ट ये किए, डिसीजंस दिए, उसको नीचे वाले आदमी को दे दिए, सुपरवाइजर को दे दिए कि आप इस चीज़ को वर्क कराइए अपने तरीके से आप। लेकिन ये चीज़ हम लोग का फुलफिल होना चाहिए। ऊपर वाला सेंट्रलाइज हो गया और डिसेंट्रलाइज हो गया नीचे वाले जो काम करा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी छोटे दुकानदार जो होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, वहाँ पे डिसेंट्रलाइज होने का जरूरत नहीं पड़ता है ना। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक शॉपकीपर्स है, ठीक है, वही मालिक है, वही बेच भी रहा है ना। अगर वो अपने अंदर 3-4 और वर्कर्स रख देगा तो फिर वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा कि आप सामान बेचिए अपने तरीके से, ठीक है, कि आप किस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ पैसा ले रहा है ना, एक जगह कॉर्नर पे बैठ के वो सिर्फ पैसा ले रहा है। अगर सिर्फ वही बेच रहा है तो वही सेंट्रलाइज भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप एक सेकेंड एग्जांपल और भी दिया हुआ है, बिना डिसेंट्रलाइज के बिना मुकेश अंबानी का जो कंपनी है ये काम कर सकती है क्या? इससे कितना बड़ा नेटवर्क है, एक दुकान में तो काम चल सकता है सेंट्रलाइज, ठीक है, कि मालिक वहीं पे बैठा हुआ है, वहीं पे सब चीज काम देख रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइज अगर नहीं रहेगा, अपने अंडर बहुत सारा वर्कर्स नहीं रखेगा, तो क्या मुकेश अंबानी की कंपनी काम कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो कंपनी का लेवल्स और ये देखते हुए हम लोग सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज करते हैं कंपनी का मैनेजमेंट को, कि वो कितना बड़ा है, उसका नेटवर्क कितना बड़ा है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स वन हेड वन प्लान, ठीक है। यूनिटी ऑफ एक्शंस, दिस प्रिंसिपल इज ऑफ्टन confused with the principles of unity of command, ठीक है। ये यूनिटी ऑफ कमांड्स को क्या कर रहा है, थोड़ा सा तोड़ने का कोशिश कर रहा है इसके अकॉर्डिंगली, है ना। इसमें क्या होना चाहिए, वन हेड वन प्लान, एक आदमी रहे वही सब चीज का प्लान करे, है ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड्स में क्या होता था हम लोग कि ऊपर वाले हम लोग को बता दिए, उसके नीचे वाले जो लेवल का होता था वो अपने अकॉर्डिंगली काम कराता था। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस में क्या, डायरेक्टली उसको क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है ना, कि यूनिटी जो कमांड था उसको ये क्या कर रहा है, फेलियर कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, एज बोथ साउंड सेम, सुनने में एक ही जैसे लग रहे हैं लेकिन है नहीं, बट द डिफरेंस बिटवीन देम इज क्वाइट क्लियर, as unity of command is concerned with taking command from one boss, whereas the principles of unity of directions is the concerned with the directions of the effort of the employee of one divisions toward the achievement of the objective of their divisions. Unity of directions is the concern with the directions of the effort of the employee of one divisions, मतलब एक डिविजन्स के अंदर में जितने भी ये हैं एम्प्लॉय हैं उसका अचीवमेंट उन लोग के पास से, उन लोग से होके जाएगा। और उसके ऊपर में जो था हम लोग का यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था कि एक बॉस होता था हम लोग का, वो ऊपर वाले के सुन के वो अपने अकॉर्डिंगली काम कराता था। और इसमें क्या है कि हर एक इंडिविजुअल से आदमी सब मिल के एक काम को परफेक्ट बना रहे हैं, मतलब हर एक आदमी को छोड़ा हुआ है कि आप अपने अकॉर्डिंगली काम करिए और एक लेवल में, एक डिविजन में बेस्ट करिए। जैसे सीएनसी का एक अलग डिविजन है,
मैनुअल मशीन का अलग डिविजन है। तो सीएनसी वाले आदमी लोगों को बोला गया कि आप लोग सब अपना अपना काम करिए और ये जो पूरा यूनिट्स है इसको ऊपर लेके जाइए। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस और यूनिटी ऑफ कमांड में ये डिफरेंस है। समझ में आया कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है मेरा? समझ आ गया सर। थोड़ा सा सर एक्सप्लेन एक बार कर दीजिए। ठीक 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 कर देते हैं। ये मोहित ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिए सर। ठीक, देखो स्टार्टिंग में जो लाइन बोल रहा है ना, दिस प्रिंसिपल स्टेट वन हेड वन प्लान, ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन। इसमें क्या बोल रहा है, द दिस प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफ्टेन कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा, किसको? द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड्स को। इसमें क्या बोल रहा है, एक आदमी खुद का अपना प्लान बना सकता है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन इससे पहले एक अलग से प्रिंसिपल्स दिए हैं फोयल ने, जिसमें था यूनिटी ऑफ कमांड। उसमें क्या होता था, ऊपर के अथॉरिटी उनको काम देते थे और वो सारे वर्कर्स को काम कराते थे अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पे इस प्रिंसिपल्स में क्या बोल रहा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस में क्या बोल रहा है कि एक आदमी अपना प्लान बना सकता है, वो खुद का हेड होगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड फेल हो गया बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस अलग अलग है बोल रहा है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड कंसर्न्स विथ टेकिंग कमांड फ्रॉम वन बॉस। एक आदमी क्या करता था, उसमें ऑर्डर देता था और सारे आदमी काम करते थे। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस में क्या है कि कोई एक डिविजन्स में, पार्टिकुलर एक डिविजन्स में उसमें काम करने वाले हर एक आदमी को वो फ्रीडम दिया हुआ है कि आप अपने तरीके से काम करिए, अपने डायरेक्शंस में काम करिए। लेकिन इस जो पूरा डिविजन्स है इसका क्रेडिट सबको जाएगा और इसका जो प्रोडक्शन है ये ऊपर होना चाहिए, हाई होना चाहिए, जो अभी हो रहा है उससे ऊपर होना चाहिए। आप लोगों का कोई बॉस नहीं है, आप लोग सब खुद में एक बॉस हैं। ये कमांड में है ना सर? ये डायरेक्शन में है। कमांड में तो कमांड में कोई एक पार्टिकुलर आदमी कमांड दे रहा है, वो बोल रहा है कि हमारा जो ये शॉप है इसको हम लोग को ऊपर लेके जाना है, तो तुम लोग को इस अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। 10 आदमी अगर सपोज है सीएनसी में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उस 10 आदमी का एक बॉस है, मीन्स कि एक इंचार्ज है। वो हम लोग को बोला कि आप लोग जो जी कोड में ये लगा रहे हैं ना, आप जी कोड मत लगाइए, इसमें ये कोड लगाइए और ये ऐसे काम करिए ताकि हम लोग का प्रोडक्शन हाई हो। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस क्या बोल रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंगली प्रोग्राम बनाइए, आपको जो बेस्ट लग रहा है और लग रहा है कि अभी जो काम कर रहे हैं उससे अच्छा होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली काम करिए। लेकिन ये जो 10 जो पर्सन्स हैं, आप लोग 10 जो मशीन्स है, इसका प्रोडक्शन हाई होना चाहिए, पूरा यूनिट का प्रोडक्शन हाई होना चाहिए। आप अपना अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड्स में हम लोग का एक पार्टिकुलर बॉस होगा, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस में हम लोग खुद का अपना एक बॉस है और अपने अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं, बशर्ते वो पूरा डिविजन्स में बेनिफिट होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खुद का जो डिसीजन ले रहे हैं वो गलत जा रहा है कंपनी के लिए। ठीक है, scalar chain the line of authority from the top management to the lowest rank represents the scalar chains. Communications should follow these chains. However, if someone needs to communicate some other persons in the emergency, she might or use gangplank. According to the gangplank, two executives of the organizations of the different departments at the same level can communicate directly in case of emergency or that speedy decisions and actions could be taken. स्केलर चेंज क्या होता है, कभी कभी कंपनी में हमेशा जानते हो कि लेवल्स ऑफ कंपनी होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल वाला डायरेक्टली टॉप लेवल का कभी बात नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तब क्या करेगा? अगर कभी जरूरत पड़े तब क्या करेगा? वो कैसे ऊपर में जाएगा? सीईओ के साथ कैसे बात कर सकता है एक वर्कर? सर एक चेन बनाएगा, मतलब वो इसको बोलेगा, वो इसको बोलेगा, फॉरवर्ड करते तो जाएगा। वो चेन तो ऑलरेडी है ही, वो चेन तो ऑलरेडी है ही, टॉप लेवल, मिडिल लेवल,
लोअर लेवल, है ना। अगर वो कभी फेलवर हो जाता है उस टाइम पे क्या बोलता है कि एक गैंग प्लैंक होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो क्या होता है, ये है। सपोज हम लोग का दो डिपार्टमेंट है यूनियन ना? बोल सकते हैं, यूनियन। नहीं नहीं, वो दूसरा चीज़ है, ठीक है, वो दूसरा चीज़ है, उसके थ्रू नहीं जाएंगे हम लोग। जाना होता है तो हम लोग टॉप, जैसे कि ये ऊपर ए जो लिखा हुआ है ये टॉप लेवल है, बी मिडिल लेवल है, ई उससे थोड़ा सा नीचे है, सबसे नीचे है जी ग्राउंड लेवल, ठीक है। और एक लेफ्ट साइड में आ रहा है ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन सीईओ तो ऊपर में जो आदमी है वो तो एक ही है ना। तो सपोज हम लोग का राइट साइड वाला डिपार्टमेंट है जिसमें ई और सी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। राइट साइड में जिसमें जी वाला है, तो जी हम लोग हैं, सपोज ग्राउंड लेवल में हम लोग वर्क कर रहे हैं सबसे लोअर लेवल में, और हम लोग के बीच में अभी ई और सी गायब हैं, कुछ काम की वजह से कहीं पे गए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग ऊपर हम लोग अथॉरिटी के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग का जो पैरेलल डिपार्टमेंट जो चलता है अदर साइड में, ठीक है, जैसे कि सीएनसी शॉप और मशीन शॉप काम कर रहा है, तो हम लोग मशीन शॉप और सीएनसी शॉप में कोई ज़्यादा कनेक्ट नहीं है ना, क्योंकि हम लोग का अलग रूल्स ऊपर तक पहुंचा हुआ है और मशीन शॉप वाले का अलग रूल ऊपर तक पहुंचा हुआ है। उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अपना लेवल का जो है मशीन शॉप और सीएनसी शॉप में जो अपना लेवल्स के आदमी है जी और एफ, इन लोग दोनों ग्राउंड लेवल में वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग उधर के ग्राउंड लेवल के आदमी के साथ बात करेंगे और बोलेंगे कि ऐसा ऐसा बात है, क्या आप ऊपर की अथॉरिटी को ये बात पहुंचा सकते हैं, अगर आपके ऊपर में डी और बी है। या फिर ये पता करेंगे कि आपके ऊपर वाला क्या अथॉरिटी क्या डिसीजंस ले रहे हैं इसके इस बेसिस में, अगर ये ऐसा ऐसा फंक्शन चल रहा है, ऐसा ड्रॉबैक आ रहा है, तो इस टाइम पे डी और बी क्या डिसीजंस ले रहे हैं आपके ऊपर, या फिर ए वाले क्या डिसीजंस लेंगे। हम लोग हमारे जो पैरेलल डिपार्टमेंट है उस पैरेलल डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उनसे हम लोग कॉन्टेक्ट करके हम लोग ये काम निकाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं स्केलर चेन, ठीक है। यस सर। यस सर। स्टेबिलिटी ऑफ टेंसियर ऑफ पर्सनल, ठीक है। The management of the organization should ensure that there must be stability in the job and frequently change and shuffling of positions should be avoided. सर ये बोल रहे हैं ना, सर ये बोल रहे हैं कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं ना इसका वीडियो लेक्चर जो होता है ना, हाँ, वो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। क्यों अभी क्लास में है तो ठीक फिर है क्यों सर। सेंड करना। हाँ सर, लेकिन है, लेकिन बाद से कभी मतलब कि जरूरत पड़ा सुनने को। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग का जो प्रिंसिपल्स है फॉइल्स का, वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेंसियर ऑफ पर्सनल। इसमें ये बोल रहे हैं ना कि ज़्यादा कंपनी में चेंज नहीं होते रहना चाहिए, कंपनी में स्टेबिलिटी होना चाहिए हमारे वर्कर के बीच में। मतलब इस तरह का ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल ही ना हो, तब तो आदमी भी काम करते करते क्या रहे मेरे को तो निकालना ही नहीं है, इस कंपनी का ये पॉलिसी ही नहीं कि निकाल देगा, ऐसा ऐसा भावना आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये ज़्यादा काम कर रहा है तो इसको दूसरे पोजीशंस में डाल दो, या फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दो, अगर थोड़ा सा कुछ हुआ कंपनी से निकाल दिए। ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी में, फॉइल्स का ये कहना था, ठीक है। ज़्यादा आप ट्रांसफ़र मत दो किसी को, तुरंत तुरंत मत निकालो, तुरंत तुरंत ये मत करो, हायर मत करो, क्योंकि वो उस कंपनी में वर्क कर रहा है, उस चीज़ के लिए वो माहिर हो गया है, वो एक्सपर्टीज़ हो गया है उस चीज़ में काम करने के लिए। आप उसको बल्कि प्रोत्साहन दो आगे बढ़ाने के लिए कि आप इसमें और क्या बेटर कर सकते हैं, ठीक है। जॉब का सिक्योरिटी होना चाहिए, तभी तो वो वर्क करने में मजा आएगा उसको, वरना डर लगा हुआ रहेगा तो क्या काम करेगा, है। तो ऐसे चीज़ों को कंपनी वाले को वो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। जॉब में क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। ये तो दिया है ना इसमें, यस सर। इट मीन्स नो फ्रीक्वेंटली चेंज, टर्मिनेशन, ट्रांसफर एक्सेट्रा, है ना। टर्मिनेशन नहीं करना है जल्दी जल्दी, ट्रांसफर जल्दी जल्दी नहीं देना है, वरना क्या माइंड सेटअप करने में आप दूसरे कितनों भी अच्छे जगह कहीं भी कोई कंपनी में हो, कितना आपको अच्छे जगह चला जाएगा ना, तो माइंड सेटअप करने के लिए आपको 1 महीना लगता है ना। और खास किसी किसी को तो
होम सिकनेस रहता है वो लोग तो मर जाता है, चेंज कर देगा तो है ना। जैसे मोहित हो गया, घर छोड़ नहीं सकता है वो, है ना।